बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है और लगातार मतदाता अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, हम तमाम जो जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे ये अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। 5 साल में एक बार ये मौका आपके पास आता है। और 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से खबरें आई कि वहां पर काफी वहां पर स्थिति जो है वो ठीक नहीं है कई बूथों पर। इसके अलावा कैराना और कई और जगहों से ये खबरें आई हैं कि वहां पर अलग अलग बूथों पर कई जो मतदान है वो स्लो है। और इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आई। खासतौर पर उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को लेकर ये बात कही है। तो वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। अभी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 12:30 बजे का वक्त है, 12:24 हो रहे हैं। और ऐसे में दिन चढ़ रहा है, लोग मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आज कितना परसेंटेज वोटिंग का रहता है, क्योंकि वो ये डिसाइड करेगा कि आखिर मतदाता क्या सोच रहा है। ऐसे में जब आज वोटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा में, जो कि नगीना और मुरादाबाद बिजनौर से सटा हुआ एरिया है, वहां पर वो रैली कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि रैली में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी बताता है कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। यूपी में 2 शहजादे फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। अपनी रैली से उन्होंने ये कहा। और आप समझिए कि लगातार प्रधानमंत्री मुद्दों की बात ना करते हुए और जो काम उन्होंने किए हैं उस पर काम किए हैं नहीं किए हैं वो तो पता चल ही रहा है, क्योंकि वो काम पर तो वोट मांग नहीं रहे हैं। आपको पता है लगातार किस तरह की भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, जिनका तारुफ पहले मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। आप देख सकते हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है, प्रशांत टंडन जी हमारे सीनियर साथी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश पाठक जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, जयशंकर जी हमारे साथ हमारे एडिटर वो भी जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत अगर मैं राकेश पाठक जी आपसे करना चाहूं, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या दिख रही है फिलहाल आपको? किस तरफ जाता हुआ चुनाव नजर आ रहा है? आज हम ये कह सकते हैं कि फाइनली शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 40 दिन का ये पूरा प्रोसेस है, 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आज कम से कम ये पता चल जाएगा कि मतदाताओं में उत्साह है वोटिंग को लेकर या फिर नहीं। देखिए बुशरा जी, आपने शुरुआत बिल्कुल ठीक की है मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर अभी अभी आई है थोड़ी देर पहले। एन चुनाव के वक्त, मतदान जिस वक्त चल रहा है, छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने घर वापसी कर ली है। विक्रम पिछले साल जब स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के टिकट पर छिंदवाड़ा के महापौर बने थे। 1 अप्रैल को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उनका बीजेपी में शामिल होना इतना महत्वपूर्ण था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम बड़े नेता बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे। यानी मुख्यमंत्री ने विक्रम को बीजेपी में दाखिला दिलाया था। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि छिंदवाड़ा में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है। खुद विक्रम आहाके जो मेयर हैं, उन्होंने भी कहा था कि आदिवासियों की उपेक्षा हो रही है, जबकि वे कमलनाथ के ही प्रोडक्ट हैं, कमलनाथ की ही कृपा से महापौर बने थे। और 1 अप्रैल को बीजेपी में गए। सीएम हाउस में जाकर उन्होंने पत्रकारों को बाइट दी, सब कुछ कहा, और आज सिर्फ 18 दिन के अंदर कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। मौके की नजाकत को समझिए बुशरा जी कि आज जिस वक्त मतदान चल रहा है तो विक्रम आहाके बाकायदा अपना एक वीडियो संदेश जारी करके कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैं जो भी कुछ हूं कमलनाथ और नकुलनाथ की वजह से हूं, इसका परिणाम भी मैं भुगतने को तैयार हूं। मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं इसकी सजा मुझे मिलेगी, फिर भी मैं कमलनाथ और नकुलनाथ को जिताने की अपील कर रहा हूं। इस वक्त वोट पड़ रहे हैं छिंदवाड़ा में, तो ये बड़ा झटका चलते चुनाव में बीजेपी के लिए माना जा सकता है। तो ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर अभी मतदान चल रहा है, जिनमें छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है, हॉट सीट है। छिंदवाड़ा के बारे में हमारे दर्शकों को हम जानकारी साझा करना चाहते हैं कि ये एक ऐसी सीट है जहां 44 साल में, यानी करीब करीब आधी सदी में, सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। एक उपचुनाव हुआ था जिसमें सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराया था 1997 में। आपातकाल में भी वहां कांग्रेस चुनाव नहीं हारी थी। गार्गी शंकर मिश्र कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, वे लगातार जीतते थे और बाद में कमलनाथ रिकॉर्ड समय तक सांसद रहे वहां से। वे वरिष्ठतम सांसद के रूप में संसद में नरेंद्र मोदी तक को शपथ दिला रहे थे, आपको याद होगा, सबसे 2014 की संसद में। तो एक तो वो सीट है, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है जिस पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम 10 बार छिंदवाड़ा गए, अमित शाह भी 2 दिन पहले होके आए, पूरी पार्टी ने ताकत झोंक रखी है। परिणाम क्या होगा हम नहीं जानते। बाकी जो सीटें हैं उनमें भी मुकाबला तगड़ा है, बहुत आसान नहीं है मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए। मंडला सीट है जहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, जो लोकसभा में थे, मोदी जी ने उनको विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा, वे चुनाव हार गए थे, अभी 2023 का विधानसभा चुनाव। उनके खिलाफ ओंकार सिंह मरकाम है, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, लगातार विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं, इस वक्त विधायक हैं, राहुल गांधी की गुड बुक्स में आते हैं। एक मुकाबला वहां भी तगड़ा है। शहडोल है, हिमाद्री सिंह है, परंपरागत रूप से कांग्रेस के परिवार से आती हैं। बुशरा जी, इनके पिता दलवीर सिंह केंद्र में मंत्री थे कांग्रेस की सरकारों में। इनकी मां राजेश नंदिनी सिंह सांसद थी कांग्रेस की। ये खुद भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी, हार गई और बाद में बीजेपी में चली गई। इनके सामने फंदेलाल मार्को हैं, कांग्रेस के बड़े अच्छे नेता हैं और इस वक्त विधायक हैं ये भी। बालाघाट है, जबलपुर है और सीधी है। इस तरह से कुल 6 सीटों पर आज मतदान है। इनमें से जी 6 में से कम 3 सीटें ऐसी मान सकते हैं जहां कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अगले चरण में और महत्वपूर्ण कुछ सीटें आएंगी, जिनमें दिग्विजय सिंह की सीट होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट है, शिवराज सिंह की सीट है विदिशा, तो अगले चरण में होगा। लेकिन पहला चरण बीजेपी के लिए कोई बहुत सुविधाजनक दिखाई नहीं दे रहा इन 6 सीटों पर अगर हम बात करें तो। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं दर्शकों को, हालांकि आप हमारी स्क्रीन पर सब कुछ देख पा रहे हैं, बहुत सजी हुई हमारी स्क्रीन है और आप स्क्रीन पर तमाम चीजें 2019 के नतीजे आप देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ वोटिंग परसेंटेज आप देख पा रहे हैं, आज कहां पर चुनाव है, पिछली बार उस क्या नतीजे रहे थे, वो तमाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अभी राज्यवार तरीके से कि अभी वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 28.12, तमिलनाडु की बात करते हैं तो 23.87, वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 20.13, आसाम की अगर हम बात करें तो 27.22, मणिपुर की बात करें तो 29.33, मेघालय 33.12 और वहीं मिजोरम 28.78। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो फिलहाल हम आपके सामने ये रख रहे हैं और ये हम आपको बता रहे हैं कि अभी वोटिंग परसेंटेज जो है वो अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं आज पहले चरण का, वहां किस तरह का है। जयशंकर जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, चुनाव की परसेंटेज आपने देखी है, 12:30 से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 7 बजे पहला वोट गिरा होगा। अब अगर ये परसेंटेज रहता है तो आपको क्या लग रहा है 6 बजे तक क्या कुछ हमें देखने के लिए मिल सकता है, परसेंटेज कितना जा सकता है? दोपहर ढलने के बाद मतदाताओं का मतदान केंद्रों तक पहुंचने का सिलसिला बढ़ेगा। शुरू में थोड़ा सा लोग अपना नाश्ता खाना पीना करते हैं, तो उसके बाद लोग जाते हैं। उत्साह तो काफी दिख रहा है, मतदाताओं में उत्साह तो दिख रहा है, हाउस में भी काफी अच्छा दिख रहा है, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी, मणिपुर में जैसे आप दिखा रही हैं, वहाँ पर भी, जबकि वहाँ इतना अशांति, इतना उपद्रव सब कुछ है, तो उसके बावजूद वहाँ भी काफी मतदान हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि मोदी जी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सभा कर रहे हैं, ये उनकी पुरानी आदत है, जहाँ चुनाव या मतदान हो रहा होता है तो उसके बगल के किसी इलाके में जाकर के वो भाषण करते हैं, अपनी सभा करते हैं, रोड शो करते हैं। लेकिन अब मुश्किल क्या है कि आज उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो फिर घूम फिर करके वही यूपी के 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के। अरे भाई, यूपी के 2 लड़के अब जो है प्रौढ़ और अनुभवी हो चुके हैं,
ठीक उसी तरह जिस तरह से अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आपके पास आपके हाव भाव से भी लगता है कि अब आप थक गए, थके हुए हैं, मतलब जो पूरा आपका हाव भाव है, और आपके पास मुद्दे नहीं हैं। आपको बताना चाहिए कि 10 साल में क्या क्या किया आपने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया क्या नहीं किया, और अभी क्या करने वाले हैं, ये आपको बताना चाहिए था। लेकिन वो चूंकि आपके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, घूम फिर करके वही अपना रिहॉट्रिक चलाते हैं वो। और सबसे जो सूचनाएं जो आ रही हैं ये पहले चरण के मतदान में, तो साउथ में इनका जो उम्मीद लगाए हुए थे कि आप तमिलनाडु में ये कम से कम आधा दर्जन सीटें जीत सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम लोग के भी किसी से बात हो रही है, तो बता रहे हैं लोग नहीं, हमको नहीं लगता है कि भाजपा एक सीट भी कोई जीत पाएगी। अगर बाई तुक लग गया को एक सीट कोई निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा ये बैंक कर रहे हैं अन्ना सलाई पे कोयम्बटूर से, तो वहां पर भी लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छी हालत नहीं है भाजपा की। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चीज जो है, जो देखने वाली बात है, सहारनपुर में खबर आ रही थी कि सहारनपुर में ईवीएम मशीनें 2 खराब पाई गई हैं, वो डीएम ने शायद बदलवाई है। अब वो ऐसा क्यों है? चुनाव आयोग बार बार इतनी उसके बारे में सेखी बघाड़ता है, अपनी व्यवस्था के बारे में सेखी बघाड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके कहता है, इसके बावजूद खराब मशीनें कैसे चली जाती हैं, ये देखने वाली बात है। और पिछले जो चुनाव हुए थे, खासतौर से रामपुर का जो चुनाव हुआ था, वहाँ माइनॉरिटी के वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया था। अगर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे थे तो उनको वोट नहीं करने दिया गया था। अब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर निर्भर है कि वहां मजबूती से जाकर के खड़े रहे लोग और ले जाकर के लोगों को, एक तो चालाकी लोग करते हैं कि बहुत सारे मतदाता सूचियों में से नाम ही गायब कर देते हैं, या कुछ ना कुछ टेक्निकली गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि आप इसका जिक्र कर रहे हैं जयशंकर जी, क्योंकि आप इसका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं खबर इसी के साथ जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी वो भी मैं बता दूं। समाजवादी पार्टी लगातार कैराना सीट के लिए खास तौर पर लगातार जो है वो ट्वीट कर रही है एक के बाद एक, और उसका कहना है कि कैराना लोकसभा के शामली में बूथ नंबर 447 पर मुस्लिम मतदाताओं के साथ अभद्रता कर रही है पुलिस, नहीं करने दिया जा रहा है मतदान, संज्ञान ने चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। और इसके साथ साथ फिर उसने गंगो, जो कि कैराना में ही आता है, कैराना लोकसभा के गंगो में बूथ नंबर 7 पर प्रशासन द्वारा लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। तो ये जो आप रामपुर की बात कह रहे हैं, वही आप देखिए कि कैराना में होता हुआ नजर आ रहा है। और एक वीडियो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से डाली गई थी, जिसमें दिखाया गया है कि बुर्का पहने हुए यानी कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनकी किस तरह से गहन जांच जो है वो की जा रही है, वहां पर जो महिला पुलिस पर्सनल खड़ी हुई है। नहीं एकदम सही बात है। मैं देखिए, कैराना एक ऐसी सीट है जिसके बारे में मतलब कोई अगर आंख का अंधा भी उधर से गुजर रहा हो तो कहेगा कि समाजवादी पार्टी की इकरा आसन वहां से चुनाव जीत रही है, और ये बात इन लोगों को ही मालूम है। इसलिए इनके पास एकमात्र ताबीज यही है कि माइनॉरिटी के वोटर्स को जाने ना दें, बूथ पे वोट ना करने दें, लाइन में लग गए हैं तो कुछ नाम में हेर फेर करके दिखा दें और कहें कि साहब आप वापस जाइए, आपका वोट तो नहीं पड़ेगा, आप तो गलत है। तो ये इस तरह की चीजें जो करने की है इनकी कोशिश है। अब वही है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक तो आपको इलेक्शन मशीनरी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, और वहां रह करके इंश्योर करना होगा कि जो आपका वोटर है वो मतदान केंद्र तक, ईवीएम मशीन तक पहुंच सके। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए जितना जन प्रतिरोध करना है, शांतिपूर्ण ढंग से जन प्रतिरोध करना चाहिए, चुनाव आयोग के पास दौड़ के जाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग तो केचुआई है, वो तो रेंगते हुए चलता है, उसको कुछ दिखता है कि नहीं दिखता मालूम नहीं है। जिस तरह से कल और परसों 2-3 दिन में तमाम टीवी चैनलों पे जो ओपिनियन पोल दिखाए गए हैं, वो पूरी तरह से चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन था, लेकिन चुनाव आयोग को ये सब दिखता ही नहीं है, कभी नहीं दिखता। आज तक हमने कभी चुनाव देखा नहीं कि ओपिनियन पोल जो है, चुनाव प्रक्रिया जब शुरू हो जाए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाए, और उस समय भी ओपिनियन पोल लोग दिखाएं। तो चूंकि हारे को हरिनाम वाली बात है कि अब चूंकि संदेश यही आ रहे हैं कि क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, क्या उत्तर प्रदेश, क्या तमिलनाडु, क्या केरल, हर तरफ से तो इनके पास बहुत ही नकारात्मक रुझान आ रहे हैं। तो उसको दिखाने के लिए एक नई साहब टीवी चैनलों से एक माहौल बनाया जाएगा, हाँ देखो जी, नहीं बिल्कुल 400 पार तो नहीं, लेकिन 390 हो जाएगा या 370 हो जाएगा। तो इस तरह का एक माहौल बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा कोई असर पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है, ये इस पर विपक्ष के लोगों को मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आपकी ड्यूटी है कि आपका जो मतदाता है वो जाकर के वोट दे। अब किसको दे ना दे उसकी मर्जी है, वो अंदर जाके तय होगा, लेकिन मतदान केंद्र तक पहुंचना
ये विपक्ष के लोगों की भी जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग को इंश्योर करना चाहिए कि लोग जाएं अपना वोट पोल करें। जी बुशरा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी है और मैंने पहले भी कहा है, फिर से कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करती है तो वो है बूथ। लगातार उनके कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को इसी के लिए वो तैयार भी करते हैं। ऐसे में विपक्ष के जो नेता हैं उनकी ये जिम्मेदारी है और जो उनके कार्यकर्ता हैं कि उनका भी मोरल बूस्ट किया जाए और वो भी बूथ पर उसी तरह से टिके रहें और कोशिश करें कि अगर वो चाहते हैं कि उनके फेवर में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो तो मतदाताओं को वो बूथ तक लेकर आए ताकि वो अपने मत का इस्तेमाल करें और किसी तरह की असुविधा ना हो। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत फौरन की जाए। ये तत्परता जरूर तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको दिखानी होगी अगर वो ये शिकायत कर रही हैं कि अलग अलग बूथ पर इस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। मैं आप तमाम मेहमानों से समीक्षा तो मैं करूंगी, लेकिन एक एक कमेंट में तमाम मेहमानों से ये लेना चाहूंगी कि जो वोटिंग परसेंटेज फिलहाल दिख रही है ये क्या बताती है। प्रशांत जी आपसे शुरू करूंगी, क्या बताती है ये वोटिंग परसेंटेज फिलहाल जो दिख रही है स्क्रीन पर? बुशरा जी, ये जो स्क्रीन पर आप वोटिंग परसेंटेज दिखा रही हैं ये सुबह 11 बजे तक का है जी। 1 बजे का अब आएगा इलेक्शन कमीशन का। तो 11 बजे के लिहाज से 4 घंटे की जो पोलिंग है ये, उस हिसाब से तो ये मुझे लग रहा है कि मतदाताओं में उत्साह है बहुत। जैसा प्रचार के समय देखने में लग रहा था कि उदासीनता है, वैसा नहीं लग रहा है। बहुत से इलाकों में गर्मी ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के बहुत से इलाकों में गर्मी है बहुत और तापमान बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद अगर इतना वोट अभी आ रहा है तो ये शाम ढलते ढलते मुझे लगता है कि या तो ये पिछले 2019 के बराबर जाएगा या उसको क्रॉस करेगा। ये उससे कम भी होने जा रहा है। ये जो मुझे लग रहा था, अभी देख रहा था कि जब उसके अंदर आप जाए बहुत से मुस्लिम इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है। तो ये वोटर डिलीशन की बात है या जो आप बता रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। जैसे अभी मैं रामपुर का ही देख रहा था, तो अब रामपुर में उत्तर प्रदेश की बाकी जगह अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का अगर आप यहाँ पे ले आए तो उत्तर प्रदेश का जो औसत है उससे रामपुर का 2% कम, 2-3% कम है। तो और खासकर जैसे रामपुर सिटी में तो 17% ही वोट पड़ा है। तो यूपी का जो एवरेज है वो 25 के ऊपर जा रहा है और रामपुर 37 जो रामपुर शहर की सीट है उसमें 17.45% ही वोट है। इस तरीके से आप देखिए कि बिलासपुर वहाँ पे जगह है वो 23% ही वोट है। तो ये एक रामपुर के बारे में तो पिछली बार भी हुआ था कि उनको बहुत से विधानसभा के चुनाव में भी देखा था हमने कि वोट नहीं डालने दिया गया था या बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन का मामला था। तो लेकिन कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि शाम होते होते ये वोटिंग परसेंटेज क्रॉस करेगा और 67%, 67% था पिछली बार, लगता है उसके आसपास रहेगा या उसके आगे जाएगा। बिल्कुल, और 2019 में बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए थे और एक लहर थी भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है उसकी, और आप उसके बिना पर 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अगर उतना ही उत्साह अभी भी जनता का देखने के लिए मिलता है तो अमूमन ये माना जाता है, अगर ट्रेडिशनल तरीके से हम देखें, कि ये एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के खिलाफ नाराजगी, तभी वोटर जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकलता है। हम उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में, साउथ में हमने अक्सर देखा है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहता है बनिस्बत अगर हम नॉर्थ के राज्यों की हम बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अभी भी 25 से 26%, ये 11 बजे तक का है, अगर वोटिंग हो रही है तो लग रहा है कि अच्छा वोटर टर्नआउट है। और जैसे अभी प्रशांत जी रामपुर की बात कर रहे थे, इसके अलावा मुरादाबाद की मैं बात करूं तो वहां पर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं वहां पर ग्राउंड पे थी, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कैंडिडेट्स दिए गए हैं और जिन कैंडिडेट्स के टिकट काटे गए हैं, मुस्लिम मतदाताओं की खासतौर पर बात करें तो उन्हें वोटिंग में एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि उनकी मर्जी का कैंडिडेट नहीं है। ये भी एक इसकी वजह हो सकती है। और उसके साथ साथ जो तमाम खबरें आ रही हैं कि उनको रोका जा रहा है, चेकिंग इस तरह से की जा रही है, वो सब भी इसकी एक बड़ी वजह है।
अमलेंदु जी, आपके पास क्या खबर, और जो वोटिंग परसेंटेज आप ये देख रहे हैं उससे क्या अंदाजा आप लगा रहे हैं? 11 बजे तक का है, और 11 बजे तक अगर 28% मतदान हो रहा है, 23.8 हो रहा है, 27.2 हो रहा है, 29.3 हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मतदान का प्रतिशत है। और दोपहर के बाद शायद 3 बजे के बाद जो है ये और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि जब गर्मियों में चुनाव होते हैं तो होता ये कि सुबह के समय जो है वो 9 बजे तक ठीक ठाक मतदान हो जाता है, उसके बाद फिर 3 बजे के बाद जो है फिर वो उसमें तेज़ी आती है, तो इसमें ये तेज़ी आएगी। और मुझे लगता है बुशरा जी कि लोगों के अंदर एक उत्सुकता है, और लोगों के अंदर एक तरीके से कहा जाए ये जागरूकता है कि हर तरीके से इस डेमोक्रेसी को बचाना है, और इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ही चुनाव हो रहा है। तो इसलिए बहुत से जो स्थानीय कारक हैं वो स्थानीय कारक अब पीछे रह जाएंगे, और मुद्दा जो है वो यही आ गया है कि डेमोक्रेसी बचे। चूँकि हम अपना कैंडिडेट, अगर चुनाव होंगे तो बाद में भी बदल लेंगे, लेकिन अगर चुनाव नहीं होंगे तो उसके बाद फिर आप अपने कैंडिडेट को लेकर के घूमते रहिए, नाचते रहिए, क्या होगा फिर? तो ये आम लोगों के मन में ये बात आ गई है कि ये डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है, और हर हाल में डेमोक्रेसी को बचाना है। तो कुल मिलाकर के लोगों के अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है, या लोगों के अंदर जो खामोशी भी अगर है, तो खामोशी भी इसीलिए, जैसा आपने बताया, कि लोग कैमरे के सामने बोलने से बच रहे थे, आप जब कहीं फील्ड में रिपोर्टिंग करने के लिए, और कैमरे के सामने वो बातें नहीं बोलते थे जो कैमरे के हट करके बोल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि एक डर तो है, और इस डर ने ही, इस बुशरा जी एक तरीके से कहा जाए, लोगों के अंदर ये उत्सुकता पैदा की है, और ये एक कहा जाए दृढ़ निश्चय पैदा किया है कि इस बार हमको डेमोक्रेसी को हर हाल में बचाना है। तो कुल मिलाकर के बुशरा जी जिस तरीके के प्रचार चला है, और खासतौर से सत्तारूढ़ दल ने जिस तरीके का प्रचार किया, और जिस तरीके के नारे दिए गए कि अब की बार 400 पार, और 25 साल मोदी जी और राज करेंगे, और 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने नारे गढ़े थे, वो नारे सारे बूमरैंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उसको नुकसान होता हुआ इसका साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि लोगों की समझ में ये आ रहा है कि अगर 47 तक यही करेंगे तो 10 साल में उन्होंने देश का जितना बंटाधार किया, तो पता नहीं अगर 47 तक रुक गए तो क्या बंटाधार करेंगे। उधर राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान आ गया कि मोदी जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं, तीसरी बार भी होंगे, चौथी बार भी होंगे। इसका मतलब कि पट्टा जो है इस देश का शायद मोदी जी के नाम हो गया है इस डेमोक्रेसी का। तो ये लोगों के मन में अब चिंताएं हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि इनको इस स्थिति में छोड़ो ही मत, कि चुनाव के बाद 10-20 सीटें खरीदने की भी स्थिति में रहें। तो मुझे लगता है कि जो परिणाम आएंगे 4 जून को, और आज जो जिस तरीके से पहले चरण में मतदान शुरू हुआ है, ये साफ साफ इस तरफ इशारा कर रहा है कि डेमोक्रेसी को बचाना है, और बीजेपी को इस हाल में नहीं रहने देना है कि ये चुनाव के बाद में कुछ सीटें खरीदने की भी स्थिति इनकी बन पाए। सुरेशा जी जी बिल्कुल, और लोकतंत्र और संविधान को बचाने का ये चुनाव है। विपक्ष ये लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है, और जब आप लोगों से जमीन पर जाकर बात करते हैं तो उनके जहन में ये बातें घर कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेताओं के भाषणों तक महदूद रह गया है, बल्कि विपक्ष ये बात लोगों के जहन में घर करने में कामयाब रहा है। ये एक नैरेटिव बनाने में वो ये कामयाब रहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। लोग बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि तानाशाही मचा रखी है, और इस तानाशाही को हमें खत्म करना है, हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। अगर कोई सरकार बहुत दिन तक रहती है तो वो तानाशाह बन जाती है, और इसीलिए लोकतंत्र का ये नियम है कि बदलाव होते रहना चाहिए, ताकि सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी रहे। और ये पता है सबको कि ये जो मौजूदा सरकार है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती हुई नजर ही नहीं आती है। उनको लगता है कि एक चेहरा है मोदी और पार्टी है, और उसके बिना पर वो चुनाव जो है वो जीतते चले आ रहे हैं और जीतते रहेंगे, ये भी एक गुमान हो चला है। शकील अख्तर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज है, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जिन राज्यों में अभी चुनाव हो रहा है, आप किस तरह का मूड देख रहे हैं? देखिए, ये पहले फेज का वोटिंग हो रहा है, और ये पहला फेज ही इस चुनाव की लाइन को सेट कर देगा। जो वोटर वोट डालने जा रहा है, इस बार कुछ सोच के जा रहा है, वो काहे के लिए वोट देगा। तीसरा चुनाव है ये, 2014, 2019 और 2024। अगर युवा जा रहा है तो युवा के दिमाग में बड़ा साफ मामला है कि उसको नौकरी चाहिए। आम जनता जा रही है तो इसलिए जा रही है कि महंगाई कम हो। सरकारी शिक्षा, उसकी वापसी वो चाहते हैं। सरकारी चिकित्सा व्यवस्था, उसकी वापसी चाहते हैं। और जो कोरोना की दुखदाई यादें थी, वो भी साथ में लेके जा रहे हैं कि उस वक्त सरकार ने क्या किया था हमारे साथ में। उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे और एक सिस्टम के ऊपर सारा दोष रख दिया था। एब्स्टर्ड सिस्टम क्या होता है? अदृश्य, अमूर्त, एब्स्टर्ड।
कि सिस्टम दोषी है और ये बोल दिया कि जो मरेगा वो सीधा मोक्ष प्राप्त करेगा। तो जनता के पास वो सारी यादें हैं और एक उम्मीद है। उम्मीद इसकी है कि अगर इस बार हमने ये मौका खो दिया तो हमारे बच्चों की तो नौकरी गई, आधे से ज्यादा तो ओवरेज हो चुके हैं, जो बच्चे हैं वो भी ओवरेज हो जाएंगे। तो ये चुनाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोटिंग परसेंटेज का जहां तक सवाल है तो वोटिंग परसेंटेज अभी थोड़ी देर में हमको देखने को मिलेगा कि आफ्टरनून में लोग कितना निकलते हैं। 12 बजे के बाद जो लोग निकलेंगे उनका आंकड़ा अभी आएगा। और जो आप बता रही हैं कि कैराना में जिस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, तो ये एक नई शुरुआत इन लोगों ने की है। आपको याद होगा कि ग्वालियर में पिछली बार इसी तरह विधानसभा के चुनाव में वहां का विधायक का जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, इस बार उसको लोकसभा का भी टिकट दिया है कांग्रेस ने पाठक जी को, तो उसके बार बार कलेक्टर के साथ डीएम के साथ बहस हो रही थी और डीएम कह रहा था कि ये तो ऐसे ही चलेगा। लोग खड़े हुए थे लाइन में और वोटिंग को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। तो प्रशासन चाहे तो वोटिंग की स्पीड चाहे जितनी कम कर सकता है, वो चाहे जितनी तकनीकी बाधाएं पैदा कर सकता है, तो वो हो रहा है। लेकिन जनता इस बार ठाने बैठी है। और जनता ठाने क्यों बैठी है कि देखिए मोदी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा 2014 में मैंने भरोसा दिया, 2019 में मैंने विश्वास बनाया, 2024 में मैं गारंटी दे रहा हूं। तो जनता कह रही है भाई काम कब करोगे? 3 चुनाव का आपने हिसाब दे दिया, भरोसा, विश्वास, गारंटी। तो अब जनता जो है परेशान हो गई है। 2047 का मतलब क्या हुआ कि 2014 में आप पहला चुनाव जीते थे और 2047 की बात कर रहे हैं। 2014 में जो युवा था वो तो तब तक ओवरएज हो जाएगा और वरिष्ठ नागरिक हो जाएगा, सीनियर सिटीजन। आज की तारीख में युवा जो है वो इतना परेशान है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकती। आप तो ग्राउंड में गई हैं, या जो लोग भी ग्राउंड में गए उन्हें मालूम होगा कि नौजवान कितने गुस्से में हैं। वो कह रहा है कि हमारी जिंदगी का होगा क्या? अग्निवीर के लिए हमसे मेहनत करवाई जा रही है, सुबह 4 बजे उठ के हम दौड़ लगाना शुरू करते हैं और उसके बाद 4 साल की नौकरी और फिर वापस आ गए हम तो। और ये जो है और टर्म मांग रहे हैं एक और। अरे भाई, हमें तो जो पूरी नौकरी होती थी, जो हमारे पिताजी ने की, हमारे दादाजी ने की, हमारे गांव में सारे लोगों ने फौजियों में की, वो दे दो। तो देखिए ये चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इस चुनाव में ये फैसला हो जाएगा कि क्या देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा या देश के अंदर अब लोकतंत्र नहीं बचेगा। और जनता तक ये मैसेज अच्छी तरह पहुंच गया है। जनता के पास बड़े स्पष्ट मुद्दे हैं। अब जनता कहीं कंफ्यूजन में नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। वोटिंग परसेंटेज और आने दीजिए, उसके बाद चीजें और स्पष्ट होंगी। बिल्कुल, आपसे कुछ ही और मिनटों का इंतजार है। फिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हम ये देख पाएंगे कि 1 बजे अपडेट होगा और 1 बजे तक हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कितना वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ा है। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है, चढ़ता है, मतदाता और भारी तादाद में बाहर निकलता है। शहरी इलाकों की अगर हम बात करें तो उसे वो छुट्टी का दिन लगता है, तो आराम से सो के उठकर और आराम से वो वोट करने के लिए जाता है। गर्मियों के दिन है तो हो सकता है कुछ लोग धूप की वजह से एहतियात बरत रहे हों, क्योंकि 6 बजे तक का टाइम है, कुछ जगहों पर 5 बजे तक का वक्त है। और ऐसे में लगातार मतदाताओं के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। सुबह ही लग रहा था कि शायद वोटिंग जो है वो ढीली है, ठंडी है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लग रहा है कि मतदाताओं में उत्साह है। वो घरों से अपने बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ऐसे वक्त में जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर सुनवाई चल रही हो, मतदाता के जहन में एक शंका पैदा हो जाए। उस वक्त में भी अगर वो बड़ी तादाद में निकल रहा है और वोट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये एक खुशआइन बात है, ये कहा जा सकता है। कुछ चीजें मैं सामने रखना चाह रही हूँ दर्शकों के लिए कि 1600 से ज्यादा उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। वोटिंग 6 बजे तक होगी और उसके साथ साथ
मैं आपको ये भी बता दूं कि 35.67 लाख वोटर्स इनमें से ऐसे हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, जिन पर आपको पता है कि मोदी जी जो हैं वो सबसे गहरी निगाह रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो शायद उन्हें ही वोट करेगा, ऐसा उनको गुमान है। इसके अलावा 20 से 29 जो साल के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 3.51 करोड़ है। तो ये यानी कि यंग जो वोटर है उनकी मैं बात कर रही हूं, क्योंकि ये यंग वोटर वो है जो पेपर लीक से परेशान है, ये यंग वोटर वो है जो अग्निवीर से परेशान है, ये यंग वोटर वो है जो बेरोजगारी से परेशान है, ये यंग वोटर वो है जो भर्तियों में हो रहे घपलों से परेशान है, और ये यंग वोटर वो है जिनके माता पिता जो हैं जो किसान हैं और उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये अब ये कहने लगे हैं कि हमारी आगे की जनरेशन किसानी में अब नहीं जाना चाहती है अगर ऐसे ही हालात बने रहते हैं तो। राकेश पाठक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मध्य प्रदेश की तो हमने बात की, लेकिन फिलहाल अगर हम जिन राज्यों में अभी इलेक्शन हो रहा है उनमें बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश तो महत्वपूर्ण है, 8 सीटों पर वहां पर वोटिंग हो रही है, 21 राज्य हैं। यहां मैं देख रही थी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज है। कैसे देखा जाए इस सबको, और क्या लग रहा है फिलहाल आपको वोटर्स का मिजाज? वोटिंग परसेंटेज से भी इसको आंका जा सकता है। अंबार है मुद्दों का लोगों के सामने, और विपक्ष के सामने चैलेंजेस का अंबार है। देखिए बुशरा जी, पहले मैं 2 विषय थोड़े से विस्तार से बात करना चाहता हूं। तो अमलेंदु जी ने जो कहा कि चुनाव के बाद खरीद फरोख्त से बचना चाहती है जनता, जनता ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को कुछ खरीद के सांसद अपने तरफ लाने पड़े, तो वो आर पार का फैसला करने के मूड में है जनता। दूसरी बात, शकील साहब ने जो ग्वालियर का जिक्र किया विधानसभा चुनाव का, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का मामला था। अवाड़पुरा क्षेत्र है, लश्कर एरिया सबर्ब कहलाता उपनगर, वो कांग्रेस का गढ़ है। वैसे भी मुस्लिम मतदाताओं की पूरी बस्ती है वो अवाड़पुरा। वहां पर शकील साहब मतदाता निर्धारित समय से पहले, यानी शाम होने से पहले 2 बजे से अंदर उस परिसर में आ चुके थे जो मतदान केंद्र की 4 दीवारी चौहद्दी होती। हम सब जानते हैं निर्वाचन आयोग का नियम है, अगर आप उस परिसर में आ चुके तो चाहे कितने भी बच जाएं, मतदान अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उस अंतिम व्यक्ति तक जो कतार में खड़ा हो चुका है वहां उस कैंपस में आने के बाद उसे वोट आपको डलवाना पड़ेगा। लोग 2 बजे से खड़े थे, 3 बजे से खड़े थे, और उस वक्त का जो वीडियो है, प्रवीण पाठक जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी कलेक्टर से बहस हो रही है। प्रवीण पाठक से ज्यादा मतदाता ये कह रहे थे कि हम 3 बजे से खड़े हैं और ये मतदान इतनी धीमी गति से हो रहा है कि ऐसे तो कल सुबह तक ये लाइन पूरी नहीं होगी। कलेक्टर ने कहा ये तो ऐसे ही चलेगा, और सच्चाई ये है कि उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं डाल पाए थे। प्रवीण पाठक यानी कांग्रेस के प्रत्याशी 2000 या 2100 वोटों से चुनाव हार गए, अब वे लोकसभा में प्रत्याशी हैं। आपने जो जिक्र किया उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों का जहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा, तो वो चिन्हित करके ऐसे लोगों को रोका जा रहा है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे सकते हैं, चाहे उनकी सामुदायिक पहचान हो, कोई वैचारिक पहचान हो या क्षेत्रीय पहचान हो, उसके आधार पर ये रोक टोक चल रही है और ये चलेगी। अगले चरणों में इससे ज्यादा होगी, मुझे ऐसा लगता है। अब इस बात पर हम बात कर रहे हैं जो आपने कहा कि पूरे देश का माहौल क्या है। मैं जो शुरू से कहता आया हूं, आज मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और उनकी बीजेपी के पास कोई कोर इशू नहीं था इस चुनाव में, कोई मुख्य मुद्दा नहीं था जिसे पकड़कर वे चुनावी वैतरणी को पार कर पाते। यही बौखलाहट उनकी पूरे चुनाव में दिखाई दे रही थी। शायद प्रशांत जी ने आज सुबह ट्वीट किया है कि इस चरण के बाद वे हिंदू मुस्लिम वाली गति को और बढ़ाएंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज के जो हम बात कर रहे हैं, जितने राज्यों में आज मतदान हो रहा है, जितनी सीटों पर 102 सीटों पर, वहां कई ऐसे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार, जैसे राजस्थान, जहां बीजेपी 2019 में चरम पर थी। 25 की 25 सीटें राजस्थान में थी, एक उनके सहयोगी की थी, 24 उनकी थी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 थी। तो अब आप चरम के ऊपर तो जा नहीं सकते,
इसमें से अगर 1 या 2 सीट भी हर राज्य में कम होती है, मैं सिर्फ आज के आंकड़े पर ही बात कर रहा हूं, अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है, इनमें से 1 छिंदवाड़ा थी कांग्रेस के पास, अगर 1 और बढ़ जाती है कांग्रेस की, सीधी, मंडला, कोई सी भी, तो ये बीजेपी का नुकसान है। राजस्थान में 25 की 25 बीजेपी के पास थी, 3 भी कांग्रेस की आ जाती हैं, 2 भी अगर आ जाती हैं तो ये बीजेपी का नुकसान है। और ये आंकड़ा जब आप राज्यवार इसको फैलाकर देखते हैं, इसको ऐसे चारों तरफ बिखेर कर देखते हैं, तो समझ में आता है कि बीजेपी 400 पार का नारा अपनी हताशा को छुपाने के लिए दे रही है। मोदी जी जो दावा कर रहे हैं कि 2047 का सपना देख रहे हैं, बीच में तो जहां तक मुझे याद है, शकील साहब को भी याद होगा, उन्होंने 1000 साल आगे तक की बात कही थी। हो सकता है वे 1000 साल तक इस भारत भूमि पर रहें, हम सब उनको शुभकामना देते हैं, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो ये बता रही है कि उनको मालूम है कि जनता के बीच में उनके मुद्दे नहीं चल रहे हैं। न मुस्लिम लीग चल रहा है, न पाकिस्तान चल रहा है, न समान नागरिक संहिता की बात चली है, न संविधान बदलने की। उल्टे संविधान बदलने की बात जितनी बार उनके सांसद लोग कर रहे हैं, और मोदी जी भले ये कह रहे हैं कि बाबा साहब भी आ जाएं, तो नहीं बदल पाएंगे। जनता इस बात को समझ रही है, असली मंशा वो है जो सांसद लोग अपनी जनसभाओं में बता रहे हैं। और ये संघ की कार्यप्रणाली है बुशरा जी, हम और आप सब जानते हैं, जनता भी इसको जान गई है कि वे लहरें गिरने के लिए कंकड़ फेंकते हैं, वे सोडियम रिंग टेस्ट करते हैं, उससे पहले लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं, बलून टेस्ट करते हैं, देखते हैं जनता का मूड क्या है। क्या जनता सचमुच में अब इस बात के लिए तैयार हो गई है कि किसी संविधान संशोधन के जरिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? तो इस तरह के टेस्ट भी वे करते रहेंगे। अभी अगले 6 चरण हो रहे हैं चुनाव के, और इसी को गति और ज्यादा देंगे। हिंदू मुस्लिम नफरत का हम शोर और ज्यादा सुनेंगे, संविधान परिवर्तन, संविधान को बदलने की बात भी हम ज्यादा सुनेंगे, और यही इस बात का परिचायक होगा कि वे चुनाव में लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। जी बुशरा जी बिल्कुल। और ये अब कोई ढकी छिपी बात नहीं रह गई है कि अगर हिंदू मुसलमान की ज्यादा बात हो, अगर मुस्लिम लीग जैसी बात, सनातन विरोधी, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाते हैं, अपने नेता जो जाते हैं उनको नोटिस देते हैं, अगर इस तरह की बातें, शहजादे 2 लड़के फिल्म बना रहे हैं, अगर इस तरह की बातें तमाम करते हुए अगर खुद प्रधानमंत्री नजर आए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अगर नजर आए, अभी हमने देखा कि बीजेपी के एक नेता ये कह रहे थे, वो बयान बहुत वायरल है कि अगर बीजेपी को, अगर नरेंद्र मोदी को अगर वोट नहीं किया तो समथिंग, कुछ अपने बाप से कुछ कंपेयर वो कर रहे थे। तो इस तरह की भाषा का, इस निचले स्तर की भाषा का अगर इस्तेमाल बीजेपी के नेता करने लगे तो इससे समझ जाइए कि हालत उनकी थोड़ी खस्ता है, और यही वजह है कि उन्हें इस तरह के हथकंडों पर उतरना पड़ रहा है। 2014 का चुनाव बिल्कुल अलग था, 10 साल का शासन था कांग्रेस का, यूपीए का, और उसके बाद जो आंदोलन हुआ उसमें ये कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, और एक एंटी इनकम्बेंसी थी। 2019 में शायद कुछ लोगों ने ये सोचा हो कि एक बार और मौका दिया जाए, और उसके साथ साथ पुलवामा, राष्ट्रवाद, इस सबकी लहर थी। लेकिन 2024 का जो चुनाव है, इसमें किसी तरह की कोई लहर नजर नहीं आ रही है। एक तरह का एक अंडरकरंट है, एक तरह की खामोशी है। जो बीजेपी का वोटर है वो वोकल नजर आता है, लेकिन जो बीजेपी का वोटर नहीं है वो खामोश नजर आता है। वो कुछ कहते हुए डरता है, कुछ कहते हुए संभलता है, बात कहते में वो अपने आप को कंट्रोल करता है। ये सब कुछ मैंने खुद देखा है। जब आप कैमरा ऑन करें तो वो कुछ और कहते हैं, जब आप कैमरा ऑफ करें तो वो कुछ और कहते हैं। तो खाली नेताओं को ही डराने, धमकाने, अपने पाले में लाने का सिलसिला जारी नहीं है। ईडी, सीबीआई, आईटी, इस तरह की एजेंसीज से उनको डराकर, उनको अपने पाले में लाकर या फिर उनकी आवाज को खामोश करने का सिलसिला जारी नहीं है, बल्कि जो आम जनता है उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। खुद लोगों ने ऑन कैमरा ये कहा है कि उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, मुकदमे लोगों पर लग रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी कहने से बचते हैं। वो वोकल नहीं है, वो अपनी बात को नहीं कहना चाहते हैं। ये स्थिति अगर लोकतंत्र में बन जाती है तो आप ये सोचिए कि हम कहां आकर खड़े हो गए हैं और किस तरह की स्थिति में आकर हम खड़े हो गए हैं। जयशंकर जी, अभी तो ये पहला ही चरण है और पहले चरण का चुनाव इधर हो रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री
अमरोहा में जो भी भाषण दे रहे हैं, उसी अमरोहा के आपको पता है कि सांसद, मौजूदा सांसद दानिश अली, उनके साथ बीजेपी के ही एक सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर क्या करते हैं। कल इसी अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों साझा वहां से रैली भी करने जा रहे हैं। मैं यहाँ अमरोहा की बात नहीं करूंगी, लेकिन आपसे मैं एक ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात करूंगी कि अभी की स्थिति को आप किस तरह से देखते और आंकते हैं। बिहार की बात करना महत्वपूर्ण है, राजस्थान की बात करना महत्वपूर्ण है। बिहार की अगर हम बात करें तो लगातार तेजस्वी यादव की रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह का उत्साह है, वो ये बताता है कि वहां के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। और वहीं राजस्थान में भी हमने देखा कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, कई और आदिवासी जो पार्टी है उसके एक कैंडिडेट थे जिनका हमने देखा जब नॉमिनेशन वो फाइल करने के लिए गए तो कितना बड़ा हुजूम था सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने में। तो राजस्थान की परिस्थितियां जो हैं वो भी बहुत डिफरेंट नजर आ रही हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जितनी सीटें 2019 में मिली थी वही यानी कि पूरी की पूरी उनको मिलने के लिए जा रही हैं। तो कैसे देखते हैं आप अभी की स्थिति को? नहीं दूसरा, इस बार दो बातें दिख रही हैं। एक तो साइलेंट अंडर करंट है जो सरकार के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है। इस बार हमने 2014 का चुनाव भी देखा है, हमने 2019 का चुनाव भी देखा, उसके पहले के चुनाव भी देखे हैं। इस बार पहले के मुकाबले युवा जो है, किसान जो है, वो ज्यादा मुखर होकर के आ रहा है। सोशल मीडिया पे जो वीडियोज आ रहे हैं यूट्यूबर्स के या ऐसे भी जो लोग बात कर रहे हैं उसमें खुल करके लोग बोल रहे हैं। पहले नहीं बोलते थे। 2019 में तो कोई इस तरह की बात ही नहीं, सोचता भी नहीं था, करता भी नहीं था। लेकिन इस बार जो है किसान साफ साफ बोलता है कि साहब ठगा है, हम लोगों को ठगा है, ये हमारा MSP नहीं दे रहा है, हमको आमदनी दोगुनी करने की बात की है। दुकानदारों की बात, छोटे जो दुकानदार हैं, 2019 में मोदी जी ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि साहब जो 60 साल से अधिक के दुकानदार हैं उनके लिए हम पेंशन योजना लागू करेंगे। हमसे बहुत सारे दुकानदार मिले, कहा सर वो पेंशन वाली कहाँ गई बात, हम लोग को देने के लिए कहा था उन्होंने, हम लोग उनके चक्कर में फंस गए थे, हमारी जाति के ही बताते हैं अपने को, तो क्या हुआ। और लेकिन इस बार जो है वो खुल करके लोग खिलाफ में बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है जैसे बंगाल का तो हो ही रहा है, वहाँ छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं कुछ बिहार में और कुछ और इलाकों में। बिहार में जो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़ रहे हैं गया से। अब उनकी हालत क्या है आप देखिए, जब मतदान शुरू हो गया तो किसी टीवी चैनल वाला उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे साहब बताइए वोटर पर्ची नहीं पहुंचाया, ये हमारे खिलाफ साजिश है, शाम को कल ही पहुंच जाती थी पहले वोटर पर्चियां, इस बार जो है भेजा ही नहीं। तो इसका मतलब उनको भी लग रहा है कि नहीं, उनके खिलाफ भी कोई साजिश कर रहा है। और साजिश कौन करेगा? उनकी पार्टी के लोग ही सरकार चला रहे हैं, उनके लोग उनके गठबंधन के लोग ही चला रहे हैं, बिहार में भी चला रहे हैं और दिल्ली में भी चला रहे हैं। तो या तो उनका इशारा नीतीश कुमार के पास है या किसी और के जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की हालत खस्ता है। जैसी जो सूचनाएं आ रही हैं बिहार में अगर 20-25 सीटें ये लूज कर जाएं, हार जाएं, तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही बता रहे हैं, कोई भी श्योर शॉट सीट नहीं बता पा रहे हैं कि ये सीट हम पक्की तरह से जीतेंगे। जबकि विपक्ष के नाम पे बता रहे हैं लोग, जो जिनसे हम लोग की बिहार से हम लोग का जुड़ाव रहा है, जब बातें होती हैं तो लोग बताते हैं कि साहब ये सीट तो जीत रहे हैं, ये सीट तो RJD गठबंधन जीत रहा है। लेकिन इनके लिए कोई अभी तक पक्का नहीं कह पा रहा है, 2-3 सीटों को छोड़ दें तो ये नहीं हो पा रहा। राजस्थान जैसे राज्य में, जैसे आप बता रहे हैं बांसवाड़ा में जो बाप पार्टी जो है उसका उम्मीदवार जब नॉमिनेशन करने गया था, तो ऐसा जुलूस तो आज तक भारत के चुनावी राजनीति में कभी देखा ही नहीं था कि उम्मीदवार जो है ऊंट पे चल रहा है और भीड़ जो है पैदल चली जा रही है उसके साथ, और कितनी भीड़ है कल्पनातीत है। तो या इंडिपेंडेंट की बात भी आपने कही, रविंद्र सिंह भाटी की, उतना बड़ा हुजूम भी देखने को नहीं मिला लोगों का। तो कहीं ना कहीं इससे मैसेज आ रहा है। राजस्थान में भी लोग बता रहे हैं कि कम से कम ये 8-10 सीटें तो ये लूज करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में राकेश जी बता ही रहे थे, दक्षिण भारत के बारे में बताया था मैंने, तमिलनाडु में ये सोच रहे थे कि इनको 4-5 सीटें मिल जाएंगी, 6 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, अब मोदी जी पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है, मोदी जी की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो जब कहते हैं कि साहब मैं क्या, अंबेडकर साहब भी अगर चाहें तो आ जाएं तो भी संविधान को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं नहीं अंबेडकर साहब नहीं, ये मोदी जी हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अंबेडकर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी रहेंगे तो जरूर मुमकिन है। हम एक बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अंबेडकर भी चाहेंगे तो नहीं बदल पाएंगे,
लेकिन आपकी पार्टी का सांसद रोज बोल रहा है, आपकी पार्टी का नेता रोज बोल रहा है, कहीं ना कहीं किसी मंच से बोल रहा है कि भाई संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तभी जब होगा ये, जब 400 सीटें हम जीत करके लाएंगे। तो अगर आप में दमखम था तो आपको उसको स्नब करना चाहिए था, या आप उसको पार्टी से निकालते, या आप कहते भाई हम इसका टिकट खारिज कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन वो तो नहीं, चोर से कहो कि चोरी करो और घर वालों से कहो कि जागते रहो, ये तो दोनों बातें नहीं चल सकती हैं। दूसरी बात यह है कि बार बार जो है, मतलब इतना क्या कहा जाए, मतलब बेशर्मी के साथ जो है अभी भी वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी गारंटी है और जेल में डाल के छोड़ेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। और वहीं पे जब दिखता है कि साहब जितने भ्रष्ट लोग थे वो सब उनकी पार्टी में उनकी सरकार साझा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिसको वो बोलते थे कि साहब 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज, ये नेचुरल करप्ट पार्टी का नेता अजित पवार, उसको छोड़ेंगे नहीं, जेल भेज देंगे, वो 2 दिन के बाद आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बन जाता है। छगन भुजबल, नवाब मलिक, हसन मुशरीफ, तमाम लोग, नारायण राणे, तमाम लोग हैं जो सब आपकी पार्टी में आते हैं, उनका कोई ये नहीं होता है। शुभेंदु अधिकारी, अच्छा ये बात मतलब ये जयशंकर गुप्ता आरोप नहीं लगाते हैं या बुशरा खानम आरोप नहीं लगाती हैं, ये इस देश के प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं। ये भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, ये अशोक चौहान है जिसने आदर्श सोसाइटी घोटाला किया था, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको जेल भेजेंगे। और एक दिन बाद वो कांग्रेस बीजेपी में शामिल होता है और दूसरे दिन आप उसको राज्यसभा में भेज देते हैं। तो कितना मजाक बना दिया है। मतलब प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा भी है क्या? प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उसका भी कोई सम्मान है क्या? अमित शाह जी कहते हैं हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। जब किसी ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो भाई, सब पे मैं बात नहीं करूंगा, हम इस पे बारे में। क्यों नहीं करेंगे आप? इस देश का गृह मंत्री अगर कहता है ये दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है तो उसके पास कोई सबूत होना चाहिए। तो आपको तो उसको उठा के गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए। अजित पवार को जेल में, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अजित पवार जेल में चप्पी पिसिंग, और 2 दिन बाद उनके बगल में सिटिंग, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो भी बन गए। तो क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी गारंटी है क्या? अभी जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि साहब 25 नेता जो थे जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई ने क्या मुकदमे चल रहे थे, उसमें से 23 लोग बीजेपी में शामिल, जो बीजेपी में हुए 25 लोग, उसमें से 23 लोगों के मामले या तो रफा दफा कर दिए या कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए। शुभेंदु अधिकारी का मामला जानते ही हैं। मुकुल राय सबसे बड़ा उदाहरण जो है ईडी के बारे में। मुकुल राय जब तक टीएमसी में थे उनके खिलाफ ईडी मुकदमा चलाती रही, वो बीजेपी में चले गए, पता लगा कि वो सब केसेज जो हैं वो फ्रिज में डाल के रख दिया, फिर वो वापस चले आए टीएमसी में, फिर से निकाल करके केस शुरू कर दिया। मतलब मजाक बना करके संवैधानिक संस्थाओं का इतना बड़ा दुरुपयोग हमको नहीं लगता कि 47 से लेकर के अब तक किसी प्रधानमंत्री ने या किसी पार्टी की सरकार ने इस तरह से किया होगा जो अभी किया जा रहा है। तो लोग ऊब चुके हैं। किसान जानते हैं कि हम जब अपनी न्यूनतम मूल्य मांगते हैं, फसल का न्यूनतम मूल्य मांगते हैं, उस आदमी से मांगते हैं जो गुजरात का चीफ मिनिस्टर होते हुए कहता था कि साहब लागू करेंगे एमएसपी, हम लागू करेंगे, जो कहता था कि साहब किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। और वो किसान जब मांग कर रहा है तो उसके ऊपर आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर आप लाठियां बरसा रहे हैं। और जिसने किसानों को अपनी थार कार से रौंद डाला, जान से हत्या कर दी जिसके बेटे ने, वो आपका मिनिस्टर बना हुआ है। और इस बार फिर वो कोई पत्रकार उससे कुछ पूछ रहा है, वो इस तरह से जवाब दे रहा है कि मतलब हमारी खैर नहीं होगी। तो अजीबोगरीब है, मतलब किस दिशा में जा रहा है देश। लेकिन देश का युवा जानता है, उसको 2019 बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, 2014 आज का जो युवा आज मतदान करने जा रहा है उसको भी नहीं मालूम होगा। लेकिन आज की बात मालूम है, आज की बात मालूम है कि जो पढ़ा लिखा अपने को आदमी कहता है, ये अपने गौतम बुद्ध नगर का जो सांसद है, मिनिस्टर भी रह चुका है, वो कह रहा है कि जो मोदी का नहीं अपने बाप का नहीं। मतलब कमाल की बात है। और एक बार भी नरेंद्र मोदी की तरफ से, एक बार भी जेपी नड्डा की तरफ से या अमित शाह की तरफ से एक बार भी नहीं आ रहा कि भाई ये क्या बदजबानी बोल रहे हैं आप लोग। अगर यही बात किसी अपोजिशन के आदमी ने कह दिया होता तो क्या होता, आसमान टूट जाता। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग लगातार अपने को केचुआही साबित कर रहा है। जो रेंगता है देखता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, देखता भी है तो सिर्फ वो अपोजिशन की तरफ देखता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ उसका एक्शन हो सकता है, लेकिन अरुण गोविल मेरठ में लगातार अपने सीने पर राम जी की तस्वीर लगा करके और मैं राम हूं कह करके वोट मांग रहे हैं। एक बार भी चुनाव आयोग ने उनसे नहीं पूछा।
और जैसे मैंने कहा ओपिनियन पोल के बारे में अभी तक चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी से नहीं पूछा कि साहब आप कैसे दिखा रहे हैं जब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन इसमें एक ही जो बार बार मैं पहले भी कहता रहा हूँ, दूसरा अभी भी कह रहा हूँ मैं, कि अपोजिशन को अपनी इलेक्शन मशीनरी मजबूत करनी पड़ेगी। ये बार बार हम लोग हर चुनाव में कहते हैं, बार बार कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं साहब वो तो वोट ही नहीं देने दिया, वो तो ये कर। भाई आप कर क्या रहे हैं? आप क्यों नहीं वहाँ लोगों को संगठित कर रहे हैं? क्यों नहीं लोगों को लेकर जा रहे हैं? क्यों नहीं उसकी फिल्म बना रहे हैं? क्यों नहीं चुनाव आयोग तक दौड़ करके जा रहे हैं? या अदालत में जाइए जा करके कि भाई चुनाव आयोग सुन नहीं रहा और ये वीडियो है, इस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है। तो ये इस पर तो गंभीरता से लेना होगा। लेकिन वही है कि इस तरह की तदबीरें कितना भी आप कर लीजिएगा, लेकिन अगर जनता तय कर लेगी, जनता उमड़ पड़ेगी, जनता तय कर लेगी कि हमको इस बात से सरकार बदल देना है, ये झूठी पार्टी की सरकार है, जुमला पार्टी की सरकार है, इस सरकार को बदलना है, तो अगर जनता कर लेगी तो न तो कोई ईवीएम काम आएगा, न कोई चुनाव आयोग उस ढंग से काम आएगा। जनता सर्वोपरि है और जनता दिखा देगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और अभी अपडेट ये है कि मणिपुर में फायरिंग की खबरें आ रही हैं। अभी जब मणिपुर वोट कर रहा है और मणिपुर में आपको पता है कि भले ही प्रधानमंत्री कहें कि राइट टाइम इंटरवेंशन से स्थितियों को कंट्रोल कर लिया गया, आप ऐसा भी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। उसी मणिपुर की मैं बता रही हूं आपको कि वहां पर फायरिंग की खबर है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी हिंसा हुई है। अलग अलग उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहां से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक दो जगह से ईवीएम खराब होने की खबर है और कई जगह से यह है कि मतदाताओं को असुविधा हो रही है। जिस तरह से उनकी चेकिंग की जा रही है, उसकी शिकायत ये की जा रही है पार्टियों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कि मतदान को स्लो करने का एक तरह से ये क्या कोई षड्यंत्र है, इस तरह की बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है। और यहाँ पर चूंकि हम तमाम राज्यों की बात कर रहे हैं और मैं टीम से कहूंगी कि अगर परसेंटेज अभी अपडेट हो गया हो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 1 बजे तक का, तो वो अपडेट कर दें ताकि हम दर्शकों को नया और फ्रेश जो अपडेट है परसेंटेज का वो हम उनको बता सकें। लेकिन इस सब के बीच मैं आपको ये बता दूं कि लगातार मतदाता जो है अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी भी आपसे गुजारिश है, डीबी लाइव लगातार सुबह 6 बजे से आपके साथ है। छोटा सा ब्रेक लिया था, फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। ये मौका 5 साल में आपके पास एक बार आता है, यह आपका अधिकार है। आप सत्ता बदलना चाहते हैं, सत्ता में जो है उनको बनाए रखना चाहते हैं, जो भी आपकी स्थिति है, जो भी आपके मन में है, जो भी आप सोचते हैं, किसी के लिए भी आपको वोट जरूर करना होगा और ये आपका अधिकार है। और जो लोग ईवीएम या फिर वीवीपैट को लेकर किस तरह की शंका अपने मन में पाले हुए हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर वोट करेंगे, और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि एक हद तक ही मैनिपुलेशन मुमकिन है। अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ह्यूज हो जाता है, माने कि 80-90% क्रॉस कर जाता है, तो इतना मैनिपुलेशन भी मुमकिन नहीं है। अगर आपके दिल में ऐसा कोई डाउट है तो ये तमाम डाउट को साइड रख के घर से निकलिए और वोट जरूर करिए। मैं यहाँ पर बात प्रशांत जी महाराष्ट्र की करना चाहूंगी, क्योंकि जिन राज्यों में आज चुनाव हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 सीटें वहां से आती हैं। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, 48 सीटें हैं वहां पर। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार, ये वो राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। अभी हालांकि पहले चरण का ये चुनाव है और कुछ राज्यों में जिनमें अभी हो रहा है चुनाव, उनमें 7 चरणों में चुनाव है, जिनमें से उत्तर प्रदेश भी शामिल है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में जहां पर जोड़ तोड़ की किस तरह की सरकार है, पार्टियों को तोड़ा गया है, नेताओं को तोड़ा गया है और उसके बाद ये सरकार जो है वहां पर बनाई गई, उसके बावजूद भी स्थितियां बिल्कुल विपरीत भारतीय जनता पार्टी के नजर आ रही हैं। इनफैक्ट जो सरकारी मीडिया की तरफ से भी जो ओपिनियन पोल किए जाते हैं एक एजेंडे के तहत, वो भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को बहुत अच्छा वहां पर नहीं दिखाते हैं। 6 सीटों पर आज वहां पर वोटिंग हो रही है, जिनमें रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर शामिल है। कैसे देख रहे हैं आप खासतौर पर महाराष्ट्र की, और फिर आप और राज्यों की भी बात कर सकते हैं। बुशरा जी, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, हाँ, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो अगर आप मान लीजिए कि कैरम खेल रहे हैं या चेस खेल रहे हैं और कोई आए और सारी गोटियां मिला दे, महाराष्ट्र में वो हो गया है। पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में
पूरी राज्य की राजनीति और उसका जो गणित है, उसके जो इक्वेशन है, वो बदल चुके हैं। जो आप ऊपर सीट दिखा रही हैं 40 बीजेपी की और डीएमके की, इसमें तब्दीली मैं करता हूँ थोड़ा, कि अगर 102 सीटें जिनमें आज पोलिंग हो रही है, इनको अगर आप एनडीए और यूपीए में बांटे तो दोनों 46 हैं। अब यूपीए अब इंडिया गठबंधन बन चुका है, उसमें अब समाजवादी पार्टी भी है, एनडीए से शिवसेना बाहर जा चुकी है, अब वो एनडीए इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए में 2 नए पार्टनर आए महाराष्ट्र में, जो वॉशिंग मशीन से निकले हुए पार्टियां हैं, जो जिसमें एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे है। ये 2 पार्टियां नए सिंबल के साथ, नए नेता के साथ पहली बार अपने जीवन में चुनाव लड़ रही, अपने जीवन काल में। नया सिंबल शिवसेना के पास भी है, नया सिंबल शरद पवार की एनसीपी के पास भी है। सिंबल बहुत महत्व नहीं रखता है, बहुत तेजी से सिंबल बढ़ता है। हमारे जो सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं उनको मालूम होगा कि जनता पार्टी तो चुनाव 30 दिन पहले जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह तय हुआ था, जनता पार्टी बनी थी, और 30 दिन के अंदर वो जनता पार्टी बनी, सिंबल तय हुआ और सत्ता में आ गए। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई टीवी चैनल नहीं था उस वक्त, अखबार से केवल। तो ये महाराष्ट्र में तब्दीली ये हो गई। हालांकि आज केवल 5 सीटों पर चुनाव है वहाँ पे, लेकिन तब्दीली ये आ गई है। ऐसी तब्दीली आप देखिए कि बिहार में भी है कि नीतीश कुमार एनडीए के में थे, वो गए इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में, फिर वापस वो एनडीए में चले गए। ये सब चीज़ों का असर होगा। दूसरे जो हमारे साथी कह रहे हैं, मैं उसकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल, कि देखिए अगर इस वक्त जितनी उदासीनता चुनाव के प्रचार में दिख रही थी, उतनी उदासीनता वोटिंग परसेंटेज में नहीं दिख रही। हालांकि अभी भी वोटिंग परसेंटेज में देख रहा हूँ कि वो अपडेट नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी अपडेट नहीं हुआ है। जब अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। तो मुद्दा मतलब बीजेपी की तरफ से या मोदी साहब की तरफ से कोई एक बड़ा नारा मुद्दा नहीं आया। मोटे मोटे बुलेट पॉइंट में बता दूं कि जब भी 77 से अब तक के चुनाव को अगर आप देखें, जब भी विपक्ष एक हुआ है सत्ताधारी दल के सामने, वो